हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर का, निम्न में से कौन सा संबंध राष्ट्रीय आय के लिए सही नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले तो आप लोग जान लीजिए राष्ट्रीय आय होता क्या है। किसी देश में एक वर्ष में जो है दिए गए समस्त साधनों से प्राप्त आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय के लिए जो फार्मूला होता है, राष्ट्रीय आय बराबर होता है सकल उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी माइनस सरकार के प्राप्त लाभ। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव जो होता है भारत सरकार का, उसका हस्ताक्षर होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि शेष नोट पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, और इन पर जो है गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव भारत सरकार का। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? नगरों में रहती है कितनी प्रतिशत जनसंख्या? तो 27.8%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की 31.2%। ठीक है, तो यहाँ पे कोई उत्तर आपका सही नहीं होगा। ये जो 27.8 आंकड़ा है, ये 2001 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पे 2011 के अनुसार जो है नगरों में रहने वाली जनसंख्या जो हो गई है 31.2 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई आंसर सही नहीं होगा। अगर 2001 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो 27.8 थी, तो ये आपका सही हो सकता है, सी ऑप्शन। और 31.2% इसमें दिया नहीं है, इसलिए जो है आपका सही नहीं कोई होगा। इसको याद रखिएगा, 31.2% 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान राजकोषीय घाटा है लगभग कितना है? तो 2019 और 20 का अगर हम देखें, 2019-20 का देखें तो राजकोषीय घाटा 2019-20 का आपका है 3.8%। ठीक है, और ये जो प्रश्न दिया है ये आंकड़ा 2005 और 6 का दिया है। ठीक है, तो 2005 और 6 के अनुसार जो है आपका 4.6% था। ठीक है, और 2019-20 जो नवीनतम आंकड़ा है वो 3.8% है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये 2005-6 के आंकड़े के अनुसार ये सही होगा, और 2019-20 के आंकड़े के अनुसार इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसको मत याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, पुराना डाटा है तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो 19-20 को आपको याद रखना है, तो 3.8%। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का अर्थ है। तो सामुदायिक विकास का क्या अर्थ होता है? सर्वांगीण ग्रामीण विकास। ठीक है, सामुदायिक विकास का अर्थ होता है सर्वांगीण ग्रामीण विकास। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी, और इसका उद्देश्य था सभी प्रकार के मानवीय संसाधनों का विकास करना, और यह भारत की प्रथम मानवीय विकास पर कार्यक्रम रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिकरण तथा औद्योगिक विकास को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। औद्योगिकरण से आशय है उत्पादन तथा निवेश के ढांचे में उद्योगों की बहुलता से है, जिससे जो है सकल घरेलू उत्पाद तथा श्रम शक्ति में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाए। स्पष्ट है, जैसे जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती जाएगी, सकल घरेलू उत्पाद में जो है कृषि का अंश कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया है? कौन सा अधिनियम बनाया गया है फेरा के स्थान पे? तो फेरा के स्थान पे फेमा बनाया गया है। ठीक है, फेमा की जो शुरुआत की गई है 1 जून 2000 को। ठीक है, उसके पहले इसका नाम फेरा होता था, अब फेमा हो गया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा।
फेरा के तहत जो है लंबित मामलों की जांच तथा मुकदमों की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए जो है संटेज क्लाज के तहत जो है 2 वर्ष तक समय प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये फेरा के स्थान पर जो है फीमा की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योग में निहित है। यह कथन है, यह किसका कथन था? तो ये महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था ग्रामों का मोक्ष जो है कुटीर एवं लघु उद्योग में निहित है, यानी ग्रामों का उद्धार जो है कुटीर एवं लघु उद्योगों में निहित है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, किसकी देन है? तो ये नई आर्थिक नीति की देन है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्यातकों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं तनाव रहित माहौल उपलब्ध कराने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये 2006 में की गई थी। और सेज यानी SEZ के तहत जो है निर्यात किए जाने वाले माल के उत्पादन के लिए ड्यूटी की आयात सुविधा जो है उत्पादकों को प्रदान की जाती है। तो ये नई आर्थिक नीति के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता है? तो कपास का निर्यात आयात नहीं करता है। ठीक है, 2014-15 में अगर देखा जाए तो भारत का आयात जो है 0.5% की जो है गिरावट के साथ 2013-14 के मामले में जो है $450 बिलियन से घट करके जो है $448 बिलियन रहा था। ठीक है, और इसमें जो है कपास की ये आयात नहीं करता है अगर देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। तो कब किया गया था? तो अगस्त 1996 में किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना GV रामकृष्ण की अध्यक्षता में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, GV रामकृष्ण की अध्यक्षता में जो है 1996 में की गई थी। और सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निवेश विभाग का गठन जो है 1999 में किया गया था। तो यहाँ पे विनिवेश आयोग की स्थापना पूछा गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। GV रामकृष्णन की अध्यक्षता में 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन सचिव होता है योजना आयोग का सचिव होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। योजना आयोग एक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक सचिव भी होता है। यह सचिव जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव कहलाता है। ठीक है, ये योजना आयोग में एक अध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है। ठीक है, और ये ही सचिव जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव कहलाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। और इसका कार्य जो है योजना आयोग द्वारा योजना के निर्माण के पश्चात योजना की जांच करना है। और वर्तमान में योजना आयोग को बदल करके जो है नीति आयोग कर दिया गया है। आप लोग जानते होंगे 1 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना कर दी गई है। ठीक है, और इसका भी सेम है, इसका भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री रहेगा और एक सचिव रहेगा। और वो जो सचिव होगा ये राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग का जो सचिव होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी पदेन सचिव होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ये शिवरामन समिति के। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड हम लोग कहते हैं, और इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1982 को शिवरामन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। और नाबार्ड जो है कृषि को ऋण प्रदान करने के लिए शीर्ष संगठन माना जाता है। तो इसकी स्थापना शिवरामन समिति के द्वारा 1982 में किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वार्षिक विकास की वृद्धि दर क्या निर्धारित की गई है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो है वार्षिक विकास की वृद्धि दर निर्धारित की गई थी 8%। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 में से 2007 तक था। ठीक है,
और इस योजना की वार्षिक विकास दर जो है 8% रखा गया था और वास्तविक रूप से जो है 7.8% की प्राप्ति हुई भी थी। ठीक है, तो लगभग 8% की प्राप्ति हो भी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर, ये दोनों के मूल्यों के आधार पर की जाती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा स्थिर मूल्यों पर की जाती है और स्थिर मूल्य वो वे होते हैं जब अर्थव्यवस्था की विकास दर स्थिर रहे, अर्थात उस समय जो है मुद्रास्फीति की दर भी स्थिर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? तो महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार किसको माना जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। भारत में जो है कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। यह जो है सूचकांक जीवन निर्वाह सूचकांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम है तो ये केरल में, डी ऑप्शन सही होगा। सबसे ज़्यादा किस में है? तो महाराष्ट्र में। दूसरे स्थान पे है गोवा। ठीक है, तीसरे स्थान पे है गुजरात और चौथे स्थान पे है केरल। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग को अब चेंज कर दिया गया है नीति आयोग। इसकी स्थापना जो है 2016 में किया गया है। ठीक है, तो ये इसका भी अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म दर व मृत्यु दर की गणना सामान्यतः की जाती है तो कितने व्यक्तियों पर? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर की जाती है। ठीक है, भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर की गणना जो है 1000 व्यक्तियों पर की जाती है, अर्थात जन्म दर जो है जन्म दर बराबर हो जाएगा किसी विशेष वर्ष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात पर आए, इसे प्रति 1000 में जो है व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 1000 व्यक्तियों पर जो है इसकी गणना की जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी भारत सरकार ने? तो ये 15 फरवरी 2000 को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। केंद्र सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा जो है 15 फरवरी 2000 में की थी और इन जनसंख्या नीति के 3 मुख्य उद्देश्य माने गए थे। पहला माना गया था अल्पकालिक उद्देश्य, दूसरा मध्यकालिक, ठीक है, तीसरा जो है दीर्घकालिक। इसको भी याद रखिएगा, इन तीनों उद्देश्य थे नई जनसंख्या नीति की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही को चुनना है। तो भारत में भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य कई देशों की उपज से कम है, तो ये बिल्कुल सही है। हरित क्रांति से हमारा तात्पर्य पृथ्वी को हरी बनाने, गलत हो जाएगा। जोतों पर सीमा से हमारा अर्थ जोत का न्यूनतम आकार, गलत है, न्यूनतम नहीं होगा। सरकार की कृषि मूल्य नीति से सीमांत किसान बहुत अधिक लाभान्वित हुई, ये भी गलत है। तो यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। भारत में जो भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज है अन्य कई देशों की उपज से जो है कम है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष लगाना आवश्यक है? पर्यावरण की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तो सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वृक्ष लगाना जो है पर्यावरण दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से जो है उपयोगी है, आवश्यक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 ईस्वी की जनसंख्या गणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व थी, भारत की पूरे पूछ रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार, तो ये था आपका 324 व्यक्ति। ठीक है, 324 व्यक्ति था और 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 382 हो गया है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, तो इसको भी याद रखिएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर।
और 2001 में थी 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोनों को याद रखिएगा। इसका पुराना हो गया है, ये 2011 का याद रखिएगा आप लोग जनगणना। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व भारत का। अगला क्वेश्चन है, सभी करेंसी नोट 1 रुपये के नोट को छोड़कर जारी किए जाते हैं इसके द्वारा। तो आप लोग जानते होंगे ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत जो है बैंक को पत्र मुद्रा के निर्गमन के संबंध में एक अधिकार प्राप्त है, और यह जो है 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्यों के परपत्र मुद्राओं का जो है निर्गमन करता है। 1 रुपये का नोट जो है ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट जो होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और बाकी सभी नोट जो करेंसी हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और रिजर्व बैंक इंडिया 1934 के धारा 22 के अनुसार जारी किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग जो है पूर्ण रूप से लोच हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरीय जनसंख्या 1901 में केवल 10.8% थी। 2001 की जनसंख्या के अनुसार यह कितनी बढ़ी है? तो ये 27.8% बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 2011 में बढ़कर कितना हो गया है? 2011 में बढ़कर ये जनसंख्या हो गई है 31.2%। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत में नगरीय जनसंख्या 31.2% वर्तमान समय में हो गया है, जो 1901 की जनगणना में 10.8% था, और 2001 में ये हो गया था 27.8%, और 2011 में हो गया आपका 31.2%। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या को किस वर्ष तक स्थायित्व प्रदान करना है? तो ये 2045 तक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नई जनसंख्या नीति को केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2000 को लागू किया था, और इस नीति के तहत कहा गया था कि 2045 तक जो है जनसंख्या को जो है स्थिर अवस्था प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में वृद्धि इसके रास्ते में आती है। तो जनसंख्या में वृद्धि किसके रास्ते में आती है? तो आर्थिक विकास के रास्ते में आती है। ठीक है, अल्प विकसित देशों में जनसंख्या एक प्रमुख समस्या है, और इन देशों में जनसंख्या के कारण उत्पादन का स्तर उतना नहीं बढ़ पाता जितनी तीव्रता से उपभोग में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास में ये रुकावट बनती है क्या? जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद GDP का सबसे बड़ा संघटक है? तो ये है सेवा क्षेत्र। ठीक है, आर्थिक समीक्षा अगर 2009-10 देखा जाए उसके अनुसार GDP में तीनों क्षेत्रों में योगदान रहा था। प्राथमिक क्षेत्र में जो है 14% था, उद्योग में 28%, सेवा क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा 56% था। और अगर 2019 और 20 का आंकड़ा देखा जाए, ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग जो है 54% हो गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो संगठक माना जाता है वो सेवा क्षेत्र माना जाता है GDP के दायरे में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, एक देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी यदि कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, यदि कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है किसके आधार पर? तो ये निबल राष्ट्रीय उत्पाद की कुल जनसंख्या में जो है भाग दे करके जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत आय निबल ऐच्छिक स्थानांतरण के समायोजन के साथ यह घरेलू क्षेत्र के सभी स्रोतों में प्राप्त आय है, और राष्ट्रीय आय लेखांकन में हम यह मान लेते हैं कि उत्पादन इकाइयाँ तथा घरेलू क्षेत्र दो अलग अलग इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है कि कुल जनसंख्या में उसको भाग दे करके जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम बचतें इसके द्वारा दर्ज की गई हैं। तो किसके द्वारा दर्ज की गई हैं? तो ये पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, भारत में जो है अधिकांश बचतें गृह क्षेत्र द्वारा प्राप्त की जाती हैं, और इस क्षेत्र द्वारा कुल 3/4 की लगभग बचत की जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी का कितना प्रतिशत लोक स्वास्थ्य पर खर्च होता है? तो ये खर्च होता है 1.8%। ठीक है, 2005 में जो है भारत में सकल घरेलू उत्पाद का जो है 1.8% लोक स्वास्थ्य पर खर्च होता है। अगर 2020-21 का आंकड़ा देखा जाए, ठीक है, तो बजट में जीडीपी का 1.02% जो है लोक स्वास्थ्य पर खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान लेटेस्ट अपडेट जो है आपका 1.02 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत की साक्षरता दर 75% कर देने का है? तो ये लक्ष्य रखा गया है आपका 2008। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर 65% है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य जो है 2008 तक साक्षरता दर को 75% ले आना था। ठीक है, तो ये 2008 का मिशन रखा गया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को हुई हानि को पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से लेकर के जो है 1956 तक माना जाता है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था को जो हानि हुई थी उसको पूरा करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना किस लिए है? तो ये निर्धनों में से निर्धनतम की सहायता के लिए बनाया गया है अंत्योदय योजना। ठीक है, अंत्योदय 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है अपने 76वें जन्मदिन के अवसर पर अंत्योदय योजना की शुरुआत की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था निर्धनतों में से निर्धनतम की सहायता के लिए यह योजना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक समृद्धि दर रखी गई है, तो कितना रखी गई है? तो ये 8% रखी गई है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? तो ये है संरचनात्मक बेरोजगारी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, विकासशील तथा अल्प विकसित देशों में भारत में भी जो बेरोजगारी पाई जाती है वह समग्र मांग की कमी के कारण ही होती है। ठीक है, इसी को जो है क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, गैर खाद्य फसल है, तो गैर खाद्य फसल कौन सा है? तो ये चाय हो जाएगा आपका। ठीक है, गैर खाद्य फसल में चाय हो जाता है, कपास है, ठीक है, गन्ना है, पटसन है, ये सभी जो हैं किस में आ जाते हैं? तो गैर खाद्य फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि का अर्थ है? तो मिश्रित कृषि का अर्थ है एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना। ठीक है, एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? ये मिश्रित कृषि कहलाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औषध नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ था? तो औषध नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1956 में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। भारत की औद्योगिक नीति 1956 के तहत जो है उद्योगों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिसमें औषध नियंत्रण को सार्वजनिक सूची में रखा गया था। उसी समय ही संसद द्वारा औषध नियंत्रण अधिनियम जो है पास किया गया था 1956 में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अभिसंरचना का एक संगठक नहीं है? नहीं पूछा है, तो ये गृह निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोगों की अधिकांश संख्या लगी हुई है, किससे लगी हुई है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से लगी हुई है। ठीक है, भारत में कुल जनसंख्या का लगभग जो है 54% देखा जाए तो ये प्राथमिक क्षेत्र से है, 17% लोग जो है द्वितीय क्षेत्र से है, 29% जो है ये तृतीय क्षेत्र में लगी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है 54% प्राथमिक क्षेत्र से लगे हुई हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण है। तो कुप्रबंध, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। औद्योगिक अस्वस्थता का सबसे प्रधान कारण जो है प्रबंध संबंधी समस्याएं हैं। उत्पादन, विपणन, वित्त, कर्मचारियों आदि के बारे में गलत निर्णयों से जो है व्यवसाय नष्ट हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि कुप्रबंधन के कारण जो है भारत में कुछ उद्योगों को बीमारी लग चुकी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना हुई थी। तो विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1996 में। हम लोग पढ़े हैं इसके पहले का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी रामकृष्णन की अध्यक्षता में जो है विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक सामान है? गैर आर्थिक सामान है तो समुद्र का पानी जो है ये गैर आर्थिक सामान है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसमें सोना, दूध, पेट्रोल जो है ये आर्थिक सामान माने जाते हैं, ये आर्थिक सामान माने जाते हैं। और समुद्र का पानी जो है ये गैर आर्थिक है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया के राज में भारतीय उद्योगों का पतन इस कारण हुआ था। तो किस कारण हुआ था? तो इसमें जो है ब्रिटेन से मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात करने से जो है भारतीय उद्योग का पतन जो है शुरू हो गया था। भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। और यह कंपनी जो है भारत में व्यापार करने आई थी, परंतु यह जो है इसको उपनिवेश बना दिया। इससे जो है शासनकाल में भारतीय कंपनियों के पतन का कारण ब्रिटेन में मशीनों से उत्पादित सस्ते माल का जो है आयात हुआ था। इसी कारण जो है भारतीय उद्योगों का पतन शुरू हुआ था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यज्ञमार्ग में क्या शामिल नहीं है? नहीं पूछा है। तो यहाँ पे मधु, हनी जो कहते हैं वो जो है यज्ञमार्ग में शामिल नहीं है। यज्ञमार्ग उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनके उत्पाद में प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ हो, उसमें जो है यज्ञमार्ग लगाया जाता है। तो ये मधु जो है इसमें जो है यज्ञमार्ग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। लाइक करते नहीं हैं फिर भी। मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।